क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। मैं आपका बेटा आपका भाई तिलकराज बिघाना विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उचाना से हूं और आज आपके गांव में आपके बीच में आया हूं। आज आपके बीच में मैं कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और उन पर किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है उसको लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज इस देश के अंदर जो सरकार चली हुई है, इस देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है, इस देश के अंदर जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज इस पूरे देश के अंदर एक किसान आंदोलन चला हुआ है, जिसको आप लोग किसान आंदोलन की नजर से देखते हैं, लेकिन सही मायने में वो देखा जाए तो किसान आंदोलन नहीं बल्कि आज वो इस पूरे देश का एक जन आंदोलन बन चुका है, इस पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। आज के समय में जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार इस देश के अंदर कर रही है, इन कृषि कानूनों के माध्यम से ये सरकार एक बार फिर से इस देश को पुनः गुलामी की तरफ लेकर के जा रही है। सम्मानित साथियों, हमारे कुछ भाई कहेंगे कि किसान आंदोलन का और गुलामी से क्या नाता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग दूरदर्शी रहे हैं या अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है तो आप उसके अंदर ज्यादा दिन पुरानी बातें नहीं, सिर्फ 200-250 साल पहले की बातें आप पढ़ करके देखिए। इस देश के अंदर जब अंग्रेजों का शासन होता था, जब इस देश के अंदर अंग्रेजों की व्यवस्था थी, तो वो किस प्रकार इस देश के अंदर स्थापित हुई थी, इस देश के अंदर किस प्रकार अंग्रेजों का राज हुआ था। उस समय भी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी आई थी और जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि इस देश के अंदर व्यापार किया जाए, और इसी व्यापार के माध्यम से उन्होंने क्या किया, इस देश का जो कमेरा वर्ग था उसको अपने कब्जे में लिया और उसको अपने कब्जे में लेकर के इस देश के अंदर उनको काम करने वाले लोग जब मिल गए तो उन्होंने इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो गए और इस देश को गुलाम बनाने का उन लोगों ने काम किया। इस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यह देश एक स्वाधीन संपन्न देश था, लेकिन जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए तो उन अंग्रेजों ने इस देश को लूटना छोड़ना शुरू कर दिया और उसी राह पर चलते हुए आज की बीजेपी की जो सरकार है आज भी ये उसी राह पर चल रही है। जिस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से इस देश के अंदर सत्ता स्थापित की थी, उसी प्रकार से आज फिर इस देश के अंदर जो ये अडानी और अंबानी का इस देश के अंदर शासन स्थापित करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर जो 3 काले कानून लेकर के आए हैं वो काले कानून आपको गुलामी की तरफ इस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, कि अगर आज आपको एमएसपी का कानून नहीं मिला, आज आपको जो मिनिमम स्टॉक प्राइस है वो नहीं मिला, तो आप समझिए कि उसके बाद क्या होगा। ये जो हमारी फसलें हैं ये औने पौने दाम में, जैसे आज आपके यहाँ से 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो खरीदी जा रही है, उसके बाद ये क्या करेंगे, उसका स्टॉक करेंगे और उसका स्टॉक करके क्या करेंगे, बड़ी कालाबाजारी करेंगे और कालाबाजारी करके गोरे अंग्रेज इस देश से चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज इस देश के अंदर स्थापित हो जाएंगे और इस प्रकार से आपके देश को फिर से गुलामी की तरफ लेकर के जाएंगे। और इस किसान आंदोलन के अंदर मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी दिन रात देख रहे हैं और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी देख रहे हैं कि आज इस देश का किसान अपनी खड़ी हुई फसल को तबाह कर रहा है, लेकिन वो इस खड़ी फसल को तबाह करने के लिए मजबूर क्यों है, क्यों उसको इस खड़ी फसल को तबाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सम्मानित साथियों, जिस फसल को जनवरी दिसंबर के महीने में जो उस समय इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि उस समय 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसको अगर देसी भाषा में गांव की भाषा में बात की जाए, जो ओका माका मंगसर का जो पाड़ा होता है, उस पाड़े में जिस किसान ने वो फसल पाली थी, उस पाड़े के अंदर उस किसान ने उस फसल में पानी दिया था, उसमें खाद दिया था, उसमें बीज गिरा था, वो फसल आज वो नष्ट कर रहा है। उसका सबसे मेन कारण यही है कि वो किसान आज ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और वो ठगा हुआ सा महसूस क्यों कर रहा है, क्योंकि आज अगर इस देश के अंदर जो कृषि बिल लेकर के आए हैं ये लागू हो जाते हैं, पूर्ण रूप से इस देश के अंदर लागू हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उनकी वो फसल है वो उसको स्टॉक करेंगे और उसको कालाबाजारी करके उसको बहुत महंगे दामों में वापस आप तक पहुंचाएंगे
वो किसान चाहता है कि मेरी फसल उन तक ना जाए। लेकिन सबसे पहले मैं उन्हीं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी खड़ी फसल को नष्ट ना करें, वो बर्बाद ना करें। उस खड़ी फसल से अगर आप 1 किला 1 एकड़ खड़ी फसल आप खराब कर रहे हैं तो उसको खराब ना करके आपके यहाँ पे खटकड़िया के अंदर टोल प्लाजा के ऊपर धरना चला हुआ है, बतौवाला टोल प्लाजा के ऊपर धरना चला हुआ है, टिकरी बॉर्डर के ऊपर धरना चला हुआ है, दिल्ली के अंदर इतने धरने चल रहे हैं, हरियाणा के अंदर तमाम स्थानों पर तमाम जगह पर धरने चल रहे हैं। आपके बहुत से साथी ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन गांव दर गांव जाके डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, आप उनको वो दीजिए, क्योंकि अगर आप वो खड़ी फसल नष्ट कर रहे हैं तो उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, उससे नुकसान होता है तो आपका नुकसान होता है। सम्मानित साथियों, अगर आप उस फसल को आप आंदोलन के अंदर देंगे तो इससे आपका आंदोलन मजबूत होगा, और आपका आंदोलन मजबूत होगा तो आप एक बार फिर से विजय प्राप्त करेंगे। सम्मानित साथियों, आज किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, मनी, मीडिया, माफिया। आज अगर मनी की बात करें तो हम डोर टू डोर इकट्ठा करके आंदोलन के अंदर पहुंचा रहे हैं, पैसे हम डोर टू डोर इकट्ठा करके 10, 20, 30, 400 जैसा हमसे होता है हम पहुंचा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि मीडिया की। आज पूरा का पूरा मीडिया इस बीजेपी सरकार के हाथ में है। जो पूरा का पूरा मीडिया तंत्र है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो सॉफ्ट मीडिया हो, वो सारा का सारा इनके हाथ में है, और जो न्यूज ये चाहेंगे वही लोग ये न्यूज दिखाएंगे। तो इसीलिए सम्मानित साथियों, आपको अपना मीडिया भी खुद बनना पड़ेगा। आपके पास जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है या प्रचार की जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी आपके पास प्रचार करने की चीजें हैं, आप उनसे प्रचार कीजिए, आप उनका प्रसार कीजिए, क्योंकि आपको आपका मीडिया खुद बनना पड़ेगा। जो भी ये चैनल है ये सारे के सारे इस सरकार के इशारे पर न्यूज दिखा रहे हैं। उसके बाद बात आती है माफिया की। हमारे बीच में कोई भी माफिया पैदा नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को मान लिया जाए। हमें माफिया की क्या जरूरत है? अगर हम किसी भी आंदोलन के अंदर जा रहे हैं तो सम्मानित साथियों, जिसको सामने लठ लेकर के खड़ा करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, वो भी हमारे भाई होते हैं। क्योंकि किसी भी नेता का बेटा बॉर्डर पे नहीं होता, किसी भी नेता का बेटा पुलिस में नहीं होता, उनका काम सिर्फ आदेश देने का होता है। सम्मानित साथियों, तो ये सरकारें क्या करती है, किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए, किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए ये तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाते हैं। और उसमें सबसे पहला माध्यम जैसे अपनाते हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाते हैं, टेलीविजनों के माध्यम से ये दिखाते हैं कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर उसके आसपास के गांव के किसान इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोल दिया कि हम 72 घंटे का अल्टीमेट देते हैं, 72 घंटे के अंदर बॉर्डर खाली हो जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आंदोलन को दफन करने के लिए की जाती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इनका एक तो दबंग उसके अंदर डाल देते हैं, ये एक दो इनका जो तरीपार जैसे इनके गुंडे हैं उनके इस आंदोलन के अंदर डाल देते हैं और वो सिर्फ एक हो हल्ला करते हैं और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मच जाती है तो सम्मानित साथियों, जो प्रशासनिक अमला होता है उसकी मजबूरी हो जाती है कंट्रोल करना पब्लिक को, और जब पब्लिक कंट्रोल नहीं होती तो क्या करते हैं, उनके जो बीच में गुंडे छिपे होते हैं वो वहां पे एक तोड़फोड़ का एक हिस्सा का रूप उस आंदोलन को दे देते हैं और उस आंदोलन में जितने भी केस होते हैं वो सब आप तमाम साथियों के ऊपर होते हैं। तो सम्मानित साथियों, आपको किसी भी प्रकार से जो है सरकार षड्यंत्र रच रही है उनसे दिशाहीन नहीं होना है। आप अपनी दिशा में चलते रहिए और इस संघर्ष को जीत करके आप घर पे आएंगे तो इस देश के लिए एक असली जीत होगी, क्योंकि आज इस देश को, आने वाली फसलों को और आने वाली नस्लों को बचाना है। तो इस देश की जो है गंदी नीतियां हैं उनका आपको खिलाफत करनी होगी, उनका आपको विरोध करना होगा। क्योंकि अगर यह सरकार देखा जाए किसान आंदोलन में सबका ध्यान आकर्षित करके उसके बाद बहुत सी नीतियां और भी इन्होंने ऐसी लागू कर दी कि जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर उन नीतियों की मैं बात करूं तो आज जितने भी सरकारी स्कूल थे उन सरकारी स्कूलों के अंदर क्या कर दिया, उनका गेट चेंज कर दिया। उन सरकारी स्कूलों का गेट चेंज करके लिखवा दिया मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन हमारे ही बहुत से बच्चे इन सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं। कभी उन बच्चों से पूछ के देखना कि मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो बना दिया,
उसके अंदर कितने नए अध्यापकों की पोस्टिंग की है, क्या उसके अंदर पूरे अध्यापक कर दिए? लेकिन इन्होंने पूरे अध्यापक तो उसके अंदर नहीं किए मिलेंगे। एक चीज पक्का कर दी पाएगी कि उसके अंदर जो भी मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए एक विशेष फीस, एडमिशन की जो फीस है वो इन्होंने लागू कर दी है। मंथली जो फीस है वो इन लोगों ने लागू कर दी है। उसके बाद हम चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर आप मास्टरी की बात करते हैं तो मास्टरी में जो भी हमारी डिग्रियां होती थी, चाहे एमए की होती थी, चाहे बीएड की होती थी, चाहे एमफिल की होती थी। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग लेवल की हम बात करें, चाहे वो कोई भी बीटेक की हो, एमटेक की हो या आईआईटी की हो। उसके अलावा अगर हम लॉ की बात करें, चाहे एलएलबी हो, चाहे वो एलएलएम हो, चाहे वो बारेट लॉ हो, चाहे वो डीलिट हो, जितनी भी डिग्रियां थी उनके अंदर जितने भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार उनसे सम्मानित साथी पूछ के देखना कि उनकी स्कॉलरशिप कितने रिजेक्ट हुई है। हम सोचते थे, हम चाहते थे कि हम बड़े कोर्स करें, हमारे बच्चों को कोर्स करवाएं और उनको पढ़ाई लिखाएं। स्कॉलरशिप से यह होता था कि उनका कम से कम उनकी जो स्टेशनरी होती थी, जो उनकी बुक वगैरह होती थी, जो पेन वगैरह होते थे, उनका खर्चा चल सकता था। लेकिन वो स्कॉलरशिप भी सरकार ने रोक दी है। उसके बाद एमबीबीएस की अगर बात करें, डॉक्टरी की अगर बात करें, तो डॉक्टरी के लेवल में क्या कर दिया? हम सोचते थे कि हमारे बच्चों का एमबीबीएस करवा देंगे। एमबीबीएस का खर्चा 54,000 रुपए एक साल का होता था, 54,000 रुपए। और इस सरकार ने उसी एमबीबीएस का खर्चा बढ़ा करके आज एक साल का 10 लाख रुपए इस सरकार ने खर्चा कर दिया है। सम्मानित साथियों, अगर हम बात करें एमबीबीएस की 54,000 रुपए फीस एक साल की होती थी, लेकिन आज इस सरकार ने बढ़ा करके वही फीस एक साल की 10 लाख कर दी। और एक साल की 10 लाख कोर्स फीस कर दी। अगर 5 साल के कोर्स है तो 50 लाख रुपए हो गए। जिसके पास 4, 5, 10 किले हैं, या जो भी मेरा साथी, जो भी मेरा भाई सरकारी जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे है, चाहे भले ही एक महीने के 1 लाख रुपए कमाता हो, उसके लिए भी 50 लाख का एकदम से व्यवस्था करना कितना बड़ा काम हो जाता है। तो कहां से हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? उसके बाद बात आती है कि आईआईटी की, जिसकी फीस मात्र 2 लाख रुपए होती थी, आज उसकी फीस एक साल की फीस 24 लाख रुपए कर दी है। तो सम्मानित साथियों, कैसे आप ये बात मान सकते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स कर पाएंगे? उसके बाद मैं बात करूं अगर मेरे गरीब वर्ग की, गरीब तबके की और मध्यम वर्ग की, तो उसमें यह सरकारें अनेकों योजनाएं बोलती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। जो भी हमारे महापुरुषों की, जो भी हमारे रहनुमाओं की, जो भी हमारे शहीदों की जयंतियां आती हैं, तो उनके उपलक्ष्य पे ये सरकारें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। ये सरकारें कहती हैं कि हम ये योजना लागू करेंगे, वो योजना लागू करेंगे। अभी जो क्रांतिकारी संत श्री गुरु दास जी की जयंती गई है, उसी के मौके पर इस राज्य के, इस स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी एक घोषणा करते हैं कि हम मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देंगे, हम मरम्मत के लिए, मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देंगे। इससे पहले 50,000 रुपए देते थे। अरे भाई, कम से कम ये तो बता दो कि जो 50,000 रुपए मिलते थे वो कितने परिवारों को मिले हैं जो आप 80,000 देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने का काम किया जाता है। उसके बाद ये बात करते हैं कन्यादान राशि की कि हम कन्यादान राशि देंगे। यहाँ पे मेरे बहुत से बुजुर्ग हैं और बहुत युवा साथी भी, और मेरी मातृशक्ति भी है। मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि किसकी लड़की की शादी में मंडप के ऊपर पैसे मिले हैं, किसको मिले कन्यादान राशि? किसी को मिले हो तो बताओ। जब हम अपनी गरीब लड़की की शादी में 2 या 3 लाख रुपए ब्याज बट्टे पे उठा करके लगाते हैं और उसके बाद उसी कन्यादान राशि के लिए हम जाते हैं गांव के सरपंच के पास, क्योंकि मौजूदा व्यक्ति होता है सरपंच, और सरपंच क्या करता है? यह भी तो हो सकता है कि पिछले इलेक्शन में हमने उस सरपंच के वोट ना दिए हो या हम उसके खिलाफ हो, क्या वो मोहर लगा देगा? उसके बाद हम बात करते हैं नंबरदार की, क्योंकि तहसीलदार नंबरदार को मानता है। और जब नंबरदार के पास जाएंगे, नंबरदार को हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसको लेकर के तहसीलदार के पास जाएंगे। लेकिन उसके बाद होता है क्या? वो तहसीलदार भी नहीं मिलता। तहसीलदार मिल गया तो आज नहीं बिजी हूं, कल ही होगा, वो होगा, तो नंबरदार कितने दिन जाएगा आपके साथ? उसके बाद क्या करते हैं? हम जाते हैं, हम सबसे पहले सरपंच के पास, नंबरदार के पास, एबीपीओ के पास, बीडीओ के पास, तहसीलदार के पास, एडीसी के पास, डीसी के पास, पता नहीं कितने अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। जब हमारे कागजों में हर बार कमी निकाल दी जाती है, हर बार इनवैलिड दिखा दिए जाते हैं, हर बार इनकम्प्लीट दिखा दिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है? हम बात करते हैं
कि हम किसी को कोई भी साथी है भाई काम करवा देगा, जिसको हम सीधे अगर देसी भाषा में बात करूं तो दलाल। तो वो क्या करते हैं 10-20 हजार रुपए मांग लेगा कि भाई आपकी कन्यादान राशि दिलवा दूंगा। अरे 10-20 हजार रुपये उसने ले लिए, इतना रुपया उसका किराया लाग लिया, और उसके बाद जो ने पीछे ब्याज बैठाए थे इतना उसका ब्याज बन गया, तो उस कन्यादान राशि का क्या मचार डाल लेंगे? उस कन्यादान राशि का बनेगा कि अगर वो कन्यादान राशि देनी है तो मंडप में क्यों नहीं देंगे? चाहिए तो 10-15 दिन पहला क्यों कन्यादान राशि कम से कम 10 या 15 दिन पहले दी जाए, ताकि हम उसका शादी में सही तरीके से सदुपयोग कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं मनरेगा की, महात्मा गांधी रोजगार कानून गारंटी योजना। अरे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कितने जॉब कार्ड बने हैं। इस देश का छोटे से छोटा किसान भी अपनी फसल को मनरेगा के तहत कटवा सकता है, और यह चीज हर किसी मेट को पता होती है, हर किसी रोजगार सहायक को पता होती है, हर किसी एबीपीओ को पता होती है, हर किसी बीडीओ को पता होती है, लेकिन बताते किसको है? आपके एक जॉब कार्ड के पर 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन कितने लोगों को मिलता है 100 दिन का रोजगार? अगर आपकी इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसको हम कॉलोनी कहते हैं देसी भाषा में, अगर आपकी कॉलोनी आती है तो उसके अंदर ही आपको 90 दिन का नरेगा का रोजगार भी दिया जाता है, लेकिन सम्मानित साथियों कितने किस को मिलता है, कितने आदमियों को मिलता है? तो ये सारी की सारी चीजें कागजों में ही दम तोड़ चुकी है। अगर कागजों से बाहर कोई चीज आई है तो वो आई है जो इस सरकार ने करना चाहा, जो इस सरकार ने आप लोगों की उन्नति को रोकने के लिए, जो इस सरकार ने आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए, जो इस सरकार ने आप लोगों को फिर से एक बार वही पुरानी गुलामी की याद दिलाने के लिए जो कानून बनाए हैं, वही अगर सही मायने में लागू हुए हैं तो सही मायने में वही लागू हुए हैं। आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो आंदोलन चले हुए हैं, ये इन आंदोलनों का अधिकार, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहा हूँ तो इसका अधिकार भारतीय संविधान से हमें मिलता है, और उसके अंदर जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, चाहे वो समता का है, समानता का है, बंधुता का है, भाईचारे का है, चाहे वो व्यक्तिगत विचारधारा जो अपने व्यक्तिगत विचार रखने का है, भाषा और अभिव्यक्ति का है, जाति और धर्म का जो भी अधिकार दिए गए हैं वो इस मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। लेकिन उन्हीं मौलिक अधिकारों को और उसी संविधान को खत्म करने के लिए और हमारे अंदर आपसी फूट डालने के लिए, हमारे अंदर आपसी मतभेद पैदा करने के लिए ये क्या करते हैं? कहीं पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का स्टैचू तोड़वा दिया जाता है, तो कहीं पे चौधरी सर छोटराम जी का स्टैचू तोड़वा दिया जाता है, ताकि ये लोग एक ना बन सके। कुछ दिन पहले जींद के अंदर रानी तालाब पे जो बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का स्टैचू लगा हुआ था वो तोड़वा दिया। अब ये किसान आंदोलन के चलते हुए सर छोटराम जी का स्टैचू तोड़वा दिया। ये चाहते हैं कि आप लोग एक ना हो, आप लोग ना मिले। ये लोग आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लिए आएंगे, ये लोग आपको धर्म और जाति के नाम पर भड़काने के लिए आएंगे, लेकिन आप लोगों को इनसे बचना होगा। और जो आपका आपसी भाईचारा है, जो किसान मजदूर का जो आपका भाईचारा है, आपको वो कायम रखना होगा, क्योंकि जब तक इस देश का किसान और मजदूर, जब तक इस देश का कमेरा वर्ग जिंदा है, तो इस देश को गुलाम बनाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है साथियों। लेकिन अगर आप जो कमेरा वर्ग है वही इस देश की गुलामी की सबसे बड़ी वजह बनना चाहता है, तो वो है इस सरकार की गलत नीतियों को सहाय करके, इस सरकार की गलत पॉलिसियों को लागू करवा करके आप अगर अपने घरों में चुप बैठे रहेंगे तो वही एक तरीका है कि आप दोबारा से इस देश को गुलाम करवा सकते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दिल्ली जाइए, जिस भी साथी को जहां भी उचित लगे वहां जाकर के जिस भी तरीके से उचित लगे उस तरीके से इन काले कानूनों का विरोध करिए। जिस भी तरीके से आपको लगे कि ये सरकार हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जिस भी तरीके से आपको लगे कि हम ये जाति और धर्म के नाम पर बांटने से बच सकते हैं, तो सम्मानित साथियों आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपकी आने वाली जो नस्लें हैं और आपकी आने वाली जो फसलें हैं, उनका बर्बाद होने से सम्मानित साथियों कोई नहीं रोक सकता। अगर उसको सही मायने में कोई रोक सकता है तो आज इस देश के जो कर्णधार जो आप लोग हैं वो रोक सकते हैं। तो इसीलिए सम्मानित साथियों, हमने इन सभी मांगों को लेकर के उच्चारण विधानसभा के अंदर 9 मार्च का गुरु रविदास मंदिर के अंदर एक प्रदर्शन रखा है, और उस प्रदर्शन करते हुए हम गुरु रविदास मंदिर से प्रदर्शन करते हुए हम लोग चलेंगे। और
जो उच्चारण के एसडीएम साहब हैं उनको हम ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम वो ज्ञापन देंगे और उसके अंदर जितने भी इस देश के हमने तमाम समस्याएं आपको बताई हैं वो समस्याएं उसके अंदर देंगे, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि हम इस देश के युवा या इस देश के बुजुर्ग या इस देश के बच्चे या इस देश की मातृशक्ति अब आपके जो अत्याचार हैं वो सहन नहीं करेंगे, क्योंकि मनोहर साहब श्री काशीराम जी जिस प्रकार कहते थे कि अगर आपकी संसद के अंदर संख्या भारी नहीं है, अगर आपकी संसद के अंदर हिस्सेदारी नहीं है, तो कम से कम सड़कों पर आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कम से कम संसद से बाहर आपकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि संसद के अंदर जो ये नेता बैठे हैं, जो ये लोग बैठे हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, उनकी कर्सी हिलाने का काम आप लोग कर सको। कम से कम सड़कों पर इतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज हम उच्चारण के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं 9 तारीख का, वो प्रदर्शन हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे कर रहे हैं। और सम्मानित साथियों, जो प्रदर्शन हम उच्चारण के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी बोलेंगे कि ये राजनीति है, तो मैं उनको राजनीति के अंदर भी एक चीज बता दूं कि राजनीति क्यों करनी पड़ी। आज किसान इस देश के अंदर सड़कों पर बैठा है, जबकि उसको आज खेतों के अंदर होना चाहिए, उसकी खेतों के अंदर खड़ी हुई फसल लहला रही है, उसको वहां पे होना चाहिए। वो कमकमाती ठंड के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर बैठा था और वो आज भी बॉर्डर के ऊपर बैठा है। और इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे उसमें जीजेपी है, चाहे उसमें कोई भी है, वो बोलते हैं कि हम किसानों के समर्थन में है। अगर आप सही मायने में किसानों के समर्थन में है तो क्यों नहीं इस विधानसभा के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते? अगर इस देश के अंदर आप इस विधानसभा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा के अंदर आप विश्वास प्रस्ताव लाइए तो पता चल जाएगा कि आपके कितने एमएलए समर्थन में है। उसी टाइम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग समर्थन में है। लेकिन वो क्या रहा है कि ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर ये लोग संसद के अंदर इस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए तो देखें कैसे ये कानून वापिस नहीं लेते, क्योंकि इस देश के अंदर पहले भी इस देश का एक मुख्यमंत्री ऐसा था जो सिर्फ एक सीट लेकर के मुख्यमंत्री बना था, जो सिर्फ एक सीट लेकर के मुख्यमंत्री बना था। और इस देश का एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था जो सिर्फ एक वोट के कारण गिरा था, जिसकी सरकार सिर्फ एक वोट के कारण गिरी थी। तो सम्मानित साथियों, हमारे किसान भाई बोलते हैं कि हम राजनीतिक समर्थन नहीं चाहते, तो लेकिन जितने भी हमारे साथी, जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, हम वहां पे जाते हैं बिना राजनीतिक झंडे के, बिना राजनीतिक झंडे के हम वहां पे जाते हैं, क्योंकि वो हमारा आपसी धरना है, वो हमारा आपसी खुद का प्रदर्शन है, वो हमारी अधिकारों के लिए है। हम वहां पे बिना झंडे और बिना डंडे के जाते हैं। लेकिन हम ये भी दिखा देना चाहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, जो हमारा राजनीतिक दल है, वो भी इस चीज में पीछे नहीं है और वो भी आपका खुल करके तन मन धन से पूर्ण तरीके से किसानों के समर्थन में है और इस सरकार के जो कृषि बिल है उनके विरोध में है। तो सम्मानित साथियों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि उच्चारण के अंदर 9 तारीख को, 9 मार्च को उच्चारण के अंदर गुरुदास मंदिर में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और उच्चारण के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का और उच्चारण के अंदर प्रदर्शन रखने का हमारा एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि आपके उच्चारण विधानसभा से एमएलए बनकर के डिप्टी सीएम बन गया। कितनी बार आपके गांव के अंदर आकर के आपकी समस्या को सुना है, कितनी बार आपके गांव के बीच में वो आया है। तो सम्मानित साथियों, उसको भी पता चलना चाहिए कि अब उच्चारण की जनता जाग चुकी है, अब उच्चारण के लोग समझ चुके हैं। आप इतनी दूर से आकर के आपको इलाहाबाद के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए था, आपको सिरसा के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए था, आप उच्चारण के अंदर आकर के इलेक्शन लड़े, जीते, लेकिन आपने यहाँ पर इनकी कितनी बातों को सुना, कितनी आपने इनकी बातों को ध्यान में रखा। तो सम्मानित साथियों, जब उसका विरोध होगा, जब उसको पता चलेगा कि यहाँ से उच्चारण के अंदर आपका विरोध किया जा रहा है, तो तभी जाकर के उनकी आंखें खुलेंगी। Voice prompt off. आप सभी से एक बार फिर Voice prompt on. ज्यादा से ज्यादा गुरु रविदास मंदिर उच्चारण में पहुंचे और वहां से हम Line in. के माध्यम से जो